इसमें हम लोग क्लास 9 में गति में ही पार्ट 7 में है। आज हमारा है वेग समय ग्राफ, है ना। तो वेग समय ग्राफ से हम क्या ज्ञात करते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। वेग समय ग्राफ से बच्चों दो चीज प्राप्त होता है, एक तो आपका विस्थापन ज्ञात होता है और एक आपका त्वरण ज्ञात होता है। आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था कि अगर ये चीज वेग के जगह पर चाल था तो चाल समय बराबर आपने बोला था दूरी होता है। चाल समय ग्राफ में क्या निकलता है? दूरी। तो आपको चाल के जगह पर यहाँ वेग हो गया है, दूरी के जगह पर क्या हो गया? विस्थापन। तो वेग समय ग्राफ से आपको क्या निकलता है? ठीक है। वो ऐसे ही जैसे चाल समय ग्राफ से आपका निकलता था ना, क्या निकलता था? दूरी। कैसे निकलता था? आकृति के क्षेत्रफल निकाल करके। तो यहाँ भी वही करना है कि जो विस्थापन जो निकलेगा वह वेग समय ग्राफ में बने आकृति के क्षेत्रफल से ही निकलेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, विस्थापन में एक शब्द अलग है कि भैया इसमें ये ऋणात्मक भी हो सकता है। विस्थापन तो ऋणात्मक नहीं, विस्थापन मतलब हम कह सकते शून्य हो सकता है। हाँ, शून्य हो सकता है। और इसका हम कह सकते हैं कि आपका धनात्मक हो ही सकता है ना। और ऋणात्मक भी हो सकता है। जब अगर आप गए हैं और फिर पीछे की ओर लौट गए हैं तो आपका अंतिम वेग में से जब घटाएंगे तो कम वाला हो जाएगा, तो आपका माइनस हो जाएगा, क्या है ना। वो भी विशेष आगे बात करने वाले हैं हम। इसमें बात यहाँ मोटा मोटी यही बात कर रहे हैं कि वेग समय ग्राफ से निकाला क्या क्या जाता है। तो वेग समय ग्राफ से दो चीज निकाला जाता है, विस्थापन और त्वरण। अब कैसे कैसे निकाला जाता है उस पर विस्तार से हम अभी बात करने वाले हैं। समझ रहा है? 9th क्लास के जितना लिमिट में है उतना हम बात करने वाले हैं। तो इस ग्राफ के से विस्थापन ज्ञात किया जाता है, जहां एक समय पर बने आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करके विस्थापन प्राप्त होता है। दूसरी बात हमने साथ ही साथ लिखा है कि वेग समय ग्राफ से त्वरण भी ज्ञात किया जाता है, जो एक समान त्वरण के लिए सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। अगर आपको सरल रेखा प्राप्त हो रहा है तो समझिए कि वहां त्वरण एक समान है। अब एक समान त्वरण के बारे में समझाऊंगा तो मतलब कि जिसका क्लियर है कि वेग जो है समय अंतराल बराबर में, अब वेग का भी अंतराल बराबर है, तो आपका उसमें वो त्वरण एक समान हो जाएगा और उसका सरल रेखा प्राप्त होगा। और उस समय आपका जब निकालना रहेगा क्या त्वरण, तो आप कैसे निकालते हैं? ढाल द्वारा। कैसे निकालते हैं? ढाल द्वारा। तो लिखा भी है कि जिसमें ढाल द्वारा ही त्वरण ज्ञात किया जाता है। तो त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य होते हैं, ऐसा लिखा भी हूँ। त्वरण के बारे में बात हुई है ना। त्वरण जो है से धनात्मक है, ऋणात्मक है और शून्य होता है, जो विस्थापन से ही रिलेटेड है। विस्थापन जैसे होता है वैसे त्वरण भी होगा। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। समझ रहा है? और देखो त्वरण शून्य होगा, कंडीशन क्या है? शून्य होने का कंडीशन क्या है? जब आपका वेग बदल नहीं रहा है। प्रारंभिक वेग भी उतने हैं और अंतिम वेग भी उतने हैं। तो जब अंतर करिएगा तो शून्य न रहेगा। या कोई वस्तु विराम अवस्था में है, रुका हुआ है, तो भी त्वरण एक समान मतलब शून्य है। समझ रहा है? और धनात्मकता को बता ही रहे हैं कि वेग बढ़ रहा है, अगर समय अंतराल के हिसाब से वेग बढ़ता हुआ रहेगा तब आपका क्या हो जाएगा? त्वरण वहां पर धनात्मक हो जाएगा। अरे बस समझे, त्वरण का मतलब हिलना डुलना है ना, वेग में बदलाव हो जाए, वेग में परिवर्तन के दर, माने समय के साथ साथ वेग में बदलाव हो रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अभी हम लोग ग्राफ पर बात कर रहे हैं, सबने लिख दिया मैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है, डी से एक्सीलरेशन इसको बोलते हैं। त्वरण को ए से एक्सीलरेशन कहते हैं, ए से व्यक्त करते हैं। ठीक है। यदि एक समान वेग या विराम अवस्था में वस्तु हो तो त्वरण शून्य होता है। अच्छा, पहला पॉइंट पर आप आ गए कि भैया आपने बताया था कि विस्थापन ज्ञात किया जाता है किससे? वेग समय ग्राफ से। तो कैसे ज्ञात किया जाता है उसी पर आ गए हैं। तो वेग समय ग्राफ से विस्थापन ज्ञात करने के लिए जो आकृति बनेगा उसका क्षेत्रफल निकालना है। आपके सामने देखिए एक ग्राफ है, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40, 50 सेकंड समय है। और इधर देखिए इसका वेग दिया हुआ 10, 20, 30 मीटर प्रति सेकंड वेग दिया हुआ है। तो यहाँ वस्तु का 20 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से वेग है,
दिखाया गया है ग्राफ में, दिख रहा है ना। और आपको 10 सेकंड से 40 सेकंड के बीच में इस वस्तु ने क्या क्या मतलब कि पूछता है कि विस्थापन क्या है, तो आप 10 के सामने से 40 के सामने से एक आकृति बनाइएगा। और यह आकृति कैसा होगा, आयताकार होगा। ABCD सुविधा के लिए नाम रख दिए। तो इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो आयत का ABCD का क्षेत्रफल निकालिएगा तो लंबाई गुने के चौड़ाई, तो लंबाई हो गया 40 में से 10 घट गया तो हो गया 30। आई अगर C और B है तो यहाँ 20 में से 0 घटा दिए तो 20 हो गया। तो 30 गुने 20 कर दिए हैं। और मीटर प्रति सेकंड और सेकंड वो आपस में कैंसिल माना जाता है तो बचा मीटर। तो 3 गुना के 6 मैंने 600 मीटर। तो यहाँ पर विस्थापन कितना आ गया, 600 मीटर आ गया। कितना गया, हाँ। वीडियो रोकना नहीं है, बीच में ऐसे क्लोज करना है ना। दूसरा देखिए कि वेग समय ग्राफ से आपको त्वरण के बारे में बताया गया था कि वेग समय ग्राफ से क्या निकलता है, त्वरण भी निकलता है। तो कैसे निकलता है, तो जब हमने बताया था कि यदि अगर समय जो है अंतराल देख रहे हैं और वेग का जो अंतराल है वो आपका बराबर बराबर देखिए एक हमको डाटा दिया गया है कि समय आपका 0 सेकंड तो कार का वेग 0 मीटर प्रति सेकंड। अगर समय 5 सेकंड तो इसकी 2.5 मीटर प्रति सेकंड है। यदि समय 10 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड, 15 में इस समय बढ़ रहा है ना तो 7.5 मीटर प्रति सेकंड हो गया है ये भी। लेकिन अंतराल हमको कितना दिख रहा है, 2.5 का। कितना दिख रहा है, 2.5 का नहीं दिख रहा है। देखिए हर बार 2.5 का बढ़ रहा है अंतराल। आपका समय जैसे बढ़ रहा है 5-5 का, वैसे ही आपको देखिए क्या हो रहा है 2.5 का बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है वेग। इसका मतलब है कि वेग में समय जितना अंतराल में बदल रहा है, बराबर बराबर हिसाब से अंतराल हो रहा है, तो वेग में भी क्या हो रहा है, बराबर बराबर हो रहा है। तो इसका एक ग्राफ तैयार रखिए कि 5 सेकंड में 2.5, 10 सेकंड में 5, है ना, 15 सेकंड में 7.5 मीटर प्रति सेकंड इधर, और ये 20 सेकंड में हमने किया है 10 मीटर प्रति सेकंड। आप देख रहे हैं यहाँ जब ऐसा किया तो एक सरल रेखा मिल गया। तो क्लियर हो गया कि इसका मतलब कि एक समान त्वरण पे दिखा रहा है कि नहीं है। अब यहाँ निकालते कैसे हैं, तो आप जब इस तरह की चीज देख लिए कि यहाँ वेग समय ग्राफ से त्वरण ढाल द्वारा ज्ञात किया जाता है। यदि त्वरण एक समान हो, एक समान त्वरण है तो अब निकाल रहे हैं। तो कब, 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में इसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड है। अब इसके बीच का एक त्वरण निकालिएगा आप, तो BA एक ढाल है, ठीक है। BA बराबर BC बटा के AC। तो BC आपका हो गया, यही ना BC में V2 हो गया अंतिम वेग 10, है ना। और ये C हो गया इसका प्रारंभिक, इसके लिए 5, तो 10 में से 5 घटा दिए हैं। और T2 माइनस T1 यानी कि 20 सेकंड में से 10 सेकंड घटा देंगे तो ये हो गया 10, और ये 5 बटा के 10 हो गया, तो ये कटेगा तो 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब ये तुरंत बताया भी आपको कि किसी भी दो बिंदु के बीच में आप निकालिएगा तो 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा ही आएगा। जैसे मान लिया कि किसी बच्चा के मन में डाउट है कि नहीं सर जी इतनी दूसरा निकाल के दिखाइए, तो चलिए भैया ये निकाल देते हैं। इसका नाम P रख देते हैं, इसका नाम Q रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर PQ के बीच में निकालना है बच्चों, तो यहाँ से P का आपका देखना होगा कि ये हो गया 7.5। कितना हो गया, 7.5। अब PQ निकालना है मान लिया तो 7.5 ये हो गया, और Q जो है से 2.5 हो गया। तो 7.5 में से 2.5 घटा दिए, कितना बचा, 5। कितना बचा, 5। अच्छा अब ये इसका टाइमिंग देखिए 15 पर है, इसका टाइमिंग 5 पर है। तो 15 में से 5 कितना हो गया, नहीं हो गया 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ। कोई दो बिंदु के बीच में जब ढाल निकालिएगा तो आपका एक समान आएगा। मतलब क्लियर हो गया कि त्वरण एक समान है। ये तो सरल रेखा प्राप्त हो रहा है तो समझिए त्वरण एक समान है ना। या कोई पूछेगा एक समान त्वरण है तो वेग समय ग्राफ में हम कैसे निकलेगा, तो एक सरल रेखा मिलेगा। और कैसे निकालेंगे, तो ढाल द्वारा निकालेंगे, समझ रहा है। यही लिख दिया हो कि ग्राफ जब एक समान त्वरण का सरल रेखा प्राप्त होता है ना। तो ये आज का मैंने बता दिया। कल मैं बताऊंगा कि ऋणात्मक त्वरण का ग्राफ कैसे होता है, जिसको मंदन कहते हैं, है ना। तो ये बात करेंगे हम लोग कल। आगे के और क्लास में भी समीकरण पर भी बात करेंगे, वेग समय समीकरण क्या है ना। तो एक एक मतलब वीडियो भी आपका शूट हो रहा है, आप ध्यान से देख करके भी दोबारा पढ़ सकते हैं, समझ रहे हैं। थोड़ा सब्सक्राइब भी करवाइए हित जन में, है ना। थोड़ा शेयर करो वीडियो कि भाई ऐसे पढ़ाते हैं 9th क्लास के, तो अपने देखने वाला के लिए फ़ायदा भी हो जाएगा, है ना। क्योंकि वो एक एक वीडियो देखेगा तो धीरे धीरे सब आराम से पढ़ सकता है।
या आपने भुला गया, एक बार क्लास होता है ना भुला जाता है लोग, तो मतलब दोबारा इसको रोक रोक के देख सकते हैं, है ना। चलिए हो गया।